वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंडिविजुअलिज्म कि इंडिविजुअलिज्म बेसिकली क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअलिज्म कि इंडिविजुअलिज्म की हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम देखेंगे। और सबसे आखिर में इंडिविजुअलिज्म एंड कैपिटलिज्म, इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इंडिविजुअलिज्म क्या होता है इसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअलिज्म कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ लेजर फेयर। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअलिज्म है उसका आगाज़ हुआ 18वीं सेंचुरी फ्रांस के अंदर। अब इससे पहले मैं आपको एक क्रक्स सा बता दूं इस पूरी वीडियो में कि इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो में एक तरफ होगा इंडिविजुअल और दूसरी तरफ होगी स्टेट। हमारा आर्गूमेंट ये है कि इंडिविजुअल की लाइफ में जो स्टेट का रोल है ये कम से कम रखना है। ठीक है, जब स्टेट का रोल इंडिविजुअल की लाइफ में कम से कम होगा तो जो इंडिविजुअल है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ की बेस पे, जो भी वो उसके अंदर है उसकी बेस पे वो अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार सकेगा। ठीक है, इसके ऑपोजिट में जो आर्गूमेंट है वो ये है कि स्टेट का रोल अगर इंडिविजुअल की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इंडिविजुअल की लाइफ परफेक्ट हो सकती है। लेकिन चूँकि हम इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो इंडिविजुअल की तरफ होगा कि कैसे इंडिविजुअल स्टेट की इंटरफ्रेंस के बगैर अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकता है। अब इस पूरी वीडियो में जितने भी आर्गूमेंट्स होंगे वो इंडिविजुअल के फेवर में होंगे और स्टेट के अगेंस्ट होंगे। तो अब हम इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडिविजुअलिज्म का आगाज़ है वो 18वीं सेंचुरी फ्रांस के अंदर हुआ और उस वक्त पूरे यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर भी और पूरे यूरोप के अंदर भी मर्केंटलिज्म का सिस्टम था। अब मर्केंटलिज्म क्या होता है? मर्केंटलिज्म होता है कि किसी भी स्टेट की वो पॉलिसी कि जिसमें वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है और जो इम्पोर्ट है वो कम से कम रखना चाहता है। यानी इसके पीछे हर कंट्री की ये साइकी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके ज़्यादा पैसा कमाएगा और कम से कम इम्पोर्ट करके अपने जो पैसे हैं वो बचाएगा। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करने से ज़ाहिर सी बात है उसकी जो वेल्थ है वो ज़्यादा होगी और इम्पोर्ट कम करने से वो ज़ाहिर सी बात है पैसे बचाएगा। तो इसको मर्केंटलिज्म कहते हैं। तो 18वीं सेंचुरी फ्रांस के अंदर भी मर्केंटलिज्म था 18वीं सेंचुरी के अंदर। अब फ्रांस के अंदर उस दौर में जो इकोनॉमिस्ट थे उनको फिजियोक्रेट कहते थे। अब फिजियोक्रेट्स ने क्या किया कि क्रिटिसाइज मर्केंटलिज्म, उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया। किस बेस पे? अब यहाँ पे एंट्री होती है इंडिविजुअलिज्म की। उन्होंने मर्केंटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया इस बेस पे कि जब किसी कंट्री की ये पॉलिसी होगी कि एक्सपोर्ट उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और इंपोर्ट कम से कम करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है ये इंडिविजुअल तो डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ये बात इंडिविजुअल्स पर छोड़ दी जाए तो हर इंडिविजुअल जो मर्ज़ी एक्सपोर्ट करे, जो मर्ज़ी इंपोर्ट करे, उसने तो नहीं इस बात का ख्याल रखना कि ओवरऑल स्टेट ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है या इंपोर्ट कर रही है। तो जो चीज़ इस बात का ख्याल रखे यानी कॉन्शियसली कि एक्सपोर्ट ही ज़्यादा हो और इंपोर्ट ही कम हो, तो वो सिर्फ स्टेट कर सकती है। तो ये जो फिजियोक्रेट थे इन्होंने कहा कि ये जो मर्केंटलिज्म की पॉलिसी बनाई हुई है स्टेट ने कि जिसमें कॉन्शियसली जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज़्यादा और इंपोर्ट्स को कम रखा जा रहा है, तो ये जो स्टेट की इंटरवेंशन है इकोनॉमी में ये सही नहीं है। तो फिजियोक्रेट्स का कहना था कि ये जो बिज़नेस है, जिस तरह ये लिखा हुआ है कि आर्ग्यूड प्रोडक्शन ऑफ नेशनल वेल्थ शुड नॉट बी रेगुलेटेड बाय स्टेट, यानी ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है ये स्टेट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। ये किसको रेगुलेट करना चाहिए? ये इंडिविजुअल्स को रेगुलेट करना चाहिए। यानी फ्रांस के जो सिटीजन हैं वो जितनी मर्ज़ी एक्सपोर्ट करें, यानी जो वो बना रहे हैं वो जिसको मर्ज़ी बेचें, जिसको ना बेचें वो उनकी मर्ज़ी है। वो कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं ना करें वो उनकी मर्ज़ी है। स्टेट इस चीज़ को रेगुलेट ना करे कि क्या इंपोर्ट करना है या क्या इंपोर्ट नहीं करना। तो यहाँ से हमें सबसे पहली फाउंडेशन मिलती है इंडिविजुअलिज्म की कि जिसमें फिजियोक्रेट्स ने इंडिविजुअल की लाइफ पे फोकस किया कि इंडिविजुअल्स अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें वो उन पे होना चाहिए। यहीं से हम एक मशहूर लाइन भी देखते हैं कि लेज़र्स फेयर लेज़र्स पासर। तो इसमें जो लेज़र्स फेयर है ये बड़ी मशहूर टर्म है कि लेट अलोन टू डू, यानी इंडिविजुअल्स पर आप छोड़ दें कि वो जो मर्ज़ी करना चाहें। ओनली बिजनेस ऑफ द स्टेट, स्टेट का बिजनेस ये नहीं है कि वो ये देखे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है या इंपोर्ट कम हो रही है। स्टेट का ये काम नहीं है। स्टेट का क्या काम है? प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, गारंटी फ्री कंपटीशन एंड सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेट का काम ये नहीं है कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इन चीज़ों को देखे। स्टेट का काम है कि जो इंडिविजुअल्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करे, यानी मेरी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, स्टेट का काम है कि वो उसकी प्रोटेक्शन दे। गारंटी फ्री कंपटीशन, यानी कि अगर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई और बिज़नेस करना चाहता है, तो हम तीनों को या स्टेट के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सबको बराबर के मौके दे कि हर बंदा बराबरी की सतह पे, जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो बिज़नेस कर सके। इसी तरह अगर दो इंडिविजुअल्स में, आप में और मेरे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो स्टेट का काम है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को
प्रोटेक्ट करे। अब वो कैसे होगा? वो जुडिशरी से होगा, यानी अदालतों के निज़ाम से होगा। अगर आप में और मेरे में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हम में से कोई भी वायलेट करेगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम अदालत में जाएंगे, और वो अदालत क्या है? वो स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ से हमें इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ लेजर फेयर से ये आर्गूमेंट मिलता है इंडिविजुअलिज्म में कि स्टेट का काम है कि वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कम से कम इंटरवेंशन करे और इंडिविजुअल्स पर छोड़े। ठीक है, लेजर फेयर, लेट अलोन टू डू, इंडिविजुअल्स पर छोड़े कि वो अपनी मर्ज़ी से जो काम करना चाहें करें। और स्टेट का काम क्या है कि वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी को, उनका जो कंपटीशन है उसको इंश्योर करे और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उनकी पासदारी करे। तो इसके अलावा स्टेट का कोई काम नहीं है। तो यहाँ से हमें जो बुनियादी फोकस मिला वो किस पे मिला? इंडिविजुअल्स पर। ठीक हो गया, तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आदम स्मिथ एंड लेजर फेयर थ्योरी। आदम स्मिथ जो थे, ये जो पीछे सारी बातें हुई हैं एग्जैक्ट यही बातें इन्होंने की, लेकिन इसको मज़ीद थ्योरेटिकली परफेक्ट किया। उन्होंने अपनी किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, और उसमें उन्होंने इन्हीं बातों को थ्योरेटिकली परफेक्ट किया। तो आदम स्मिथ एंड अदर लाइक माइंडेड परफेक्टेड द सिस्टम। अब इन्होंने क्या कहा कि ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स नो देयर इंटरेस्ट बेटर देन स्टेट, हैंस शुड नॉट बी रेगुलेटेड बाय इट। तो जो स्टेट है वो क्या, आदम स्मिथ कहते हैं कि ट्रेडर्स का क्या इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर का क्या इंटरेस्ट है, वर्कर का क्या इंटरेस्ट है, ये स्टेट इस बात का तयन ना करे। यानी स्टेट ना बताए कि कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, या स्टेट ये ना बताए कि कितनी ड्यूटी होनी चाहिए, कितनी ये होनी चाहिए, कितनी इंपोर्ट करनी है, कितनी एक्सपोर्ट करनी है, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है। यानी स्टेट का ये काम नहीं है। जो ट्रेडर है, यानी जो तजारत करता है बंदा, जो एम्प्लॉयर है, जो वर्कर है, वो जानते हैं कि हमने कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो आदम स्मिथ कहते हैं कि ये काम स्टेट का नहीं है, ये हर बंदा खुद जानता है। हर बंदा जो है वो रैशनल है, वो अपना माइंड यूज़ करता है, वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपना जो इंटरेस्ट है उसे परस्यू करता है और नतीजे के तौर पर बेहतरी आती है। यानी आदम स्मिथ का बेसिक आर्गूमेंट ये है कि हर बंदा सेल्फ इंटरेस्टेड है, यानी मैं भी सेल्फ इंटरेस्टेड हूँ, आप भी सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे सेल्फ इंटरेस्टेड हैं। तो जब हर बंदा अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करेगा तो बेसिकली वो अपनी जो हैप्पीनेस है इसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब सारे ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सारे बंदे खुश हैं, क्योंकि जो उनके इंटरेस्ट में है वो पूरा कर रहे हैं। तो आदम स्मिथ बेसिक अपना फोकस किस पे रख रहे हैं? इंडिविजुअल पे, कि इंडिविजुअल यानी कि जो ट्रेडर है, जो एम्प्लॉयर है, जो वर्कर है, उनको पता है कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं। स्टेट उनको ना बताए कि भाई कम से कम तनख्वाह ये हो, या जिस तरह मैंने पीछे मिसाल और बातें की कि ये एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो, वगैरह वगैरह। तो आदम स्मिथ का कहना है कि स्टेट इस चीज़ को रेगुलेट ना करे, जो फ्री कंपटीशन है उसको इंश्योर करे। इसी तरह स्टेट शुड प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी है, जिस तरह मैंने पीछे बात की, स्टेट का काम है कि सिर्फ वो ये काम करे, बाकी काम ना करे, बाकी इंडिविजुअल्स जानते हैं। तो आदम स्मिथ से भी हमें ये पता चला कि जो इंडिविजुअल है वो मेन यूनिट ऑफ एनालिसिस है, वो जानता है कि उसके इंटरेस्ट में क्या है, स्टेट को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें एक और इंडिविजुअलिज्म के हक़ में एक आर्गूमेंट मिलता है हिस्टोरिकली। अब इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। उसके बाद मिल्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी हमें मिलती है। ठीक है, मिल ने किताब लिखी ऑन लिबर्टी 1859 में, उसमें भी वो सेम इसी तरह की बातें करते हैं। अब 1 2 3 अब मिल क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि स्टेट कैन प्रमोट हैप्पीनेस इंटरेस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बाय नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफ। यानी मिल कहते हैं कि स्टेट ने अगर इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस को प्रमोट करना है, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ाना है, यानी उनके इंटरेस्ट पूरे करने हैं, तो वो एक ही तरीके से कर सकती है कि वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। यानी कि अक्सर ये कहा जाता है ना कि स्टेट स्कूल बनाए, हस्पताल बनाए, सड़कें बनाए, वगैरह वगैरह, और अगर ये स्टेट ये सारे काम करेगी तो इंडिविजुअल्स की जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन मिल का कहना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टेट का काम क्या है कि वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। जब वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी तो इंडिविजुअल्स की जो हैप्पीनेस है और इंडिविजुअल्स अपने जो इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परस्यू कर सकते हैं। इसी तरह मेजॉरिटी शुड आल्सो नॉट कंपेल माइनॉरिटी, यानी ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि जिसमें असेंबली के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है और फिर जो उसका दिल चाहे वो करती है। तो मिल के मुताबिक ये जो मेजॉरिटी है, ठीक है, जिसे टायरनी ऑफ मेजॉरिटी भी कहा जाता है, उसको चाहिए कि वो माइनॉरिटी पे अपनी विल लागू ना करे, बल्कि उसे चाहिए कि जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ की डिमांड्स हैं, उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। इसी तरह इनका क्या कहना है कि स्टेट कैन यूज़ पावर, स्टेट पावर यूज़ कर सकती है किस सूरत में? अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट हार्म टू द अदर्स। यानी स्टेट सिर्फ एक ही सूरत में इंडिविजुअल्स की लाइफ में इंटरफेरेंस कर सकती है, और वो क्या सूरत है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को हार्म कर रहा है, यानी लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो फिर स्टेट उसमें इंटरफेयर करके उसको हार्म भी कर सकती है अगर करना पड़े, या फिर जैसे कि उसको गिरफ्तार करे, उसका ट्रायल हो, उसको सज़ा मिले, वगैरह
वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ स्टेट का काम नहीं है कि वो इंडिविजुअल्स की लाइफ में दखल अंदाज़ी करे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स जानते हैं कि उनकी हैप्पीनेस कैसे पूरी होनी है, उनके इंटरेस्ट कैसे परस्यू होने हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स क्या है, वो रैशनल है, उनको पता है कि उनके इंटरेस्ट में क्या है। तो यहाँ से जो मिल की थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी है, यहाँ से फिर हमें पता चला कि उनका भी जो फोकस है वो इंडिविजुअल की तरफ है। उन्होंने भी कहा कि जो स्टेट है उसका काम उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल जानता है कि उसने कैसे खुश रहना है वगैरह। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अब इसमें ये क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं डिफेंडर लेजेस फेयर, वही पुरानी बात आ गई कि इंडिविजुअल्स जानते हैं कि उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उसको कैसे परस्यू करना है। स्टेट एग्जिस्ट टू कर्ब वायलेंस, स्टेट का क्या काम है कि वो वायलेंस को, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, कोई बंदा किसी दूसरे को हार्म करता है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाता है, तो स्टेट का काम है वो इस तरह के कामों में दखल अंदाज़ी करे, ना कि इंडिविजुअल्स की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाज़ी करे या उनको बताए कि आपने ये करना है या ये नहीं करना। गवर्नमेंट एग्जिस्ट बिकॉज क्राइम एग्जिस्ट, गवर्नमेंट सिर्फ इस वजह से एग्जिस्ट करती है क्योंकि क्राइम है, जिस तरह मैंने ऊपर बात की। इसी तरह गवर्नमेंट इज़ टू प्रिवेंट क्राइम वायलेंस, वही बात आ गई। कंडेम्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स, अब जिस तरह मैंने पीछे भी बात की है कि यहाँ पर भी मिल ने कहा था कि जो स्टेट है वो हैप्पीनेस को या उनके इंटरेस्ट को ज़्यादा कर सकती है, उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करके। इसी तरह इनका भी यही कहना है कि स्टेट जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स करती है, यानी स्टेट सड़कें बनाती है, स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है, तो जो स्पेंसर हैं उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है, इनकी मजम्मत की है कि स्टेट का ये काम नहीं है कि वो ये चीज़ें करे। स्टेट का काम है कि वो जो वायलेंस है, जो क्राइम है, इसको ख़त्म करे। ठीक हो गया। इसी तरह सोसाइटी इज़ लाइक एन एनिमल ऑर्गेनिज्म, ओनली फिटेस्ट एनिमल सर्वाइव। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह जंगल का कानून होता है उसमें जो ताकतवर जानवर होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो वीक होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो जो ताकतवर होते हैं वो उनको खा लेते हैं। तो इन्होंने भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात की कि जो इंडिविजुअल है उनमें जो फिटेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही सर्वाइव कर लेंगे और जो वीक होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टेट का काम ये नहीं है कि वो गरीबों की मदद करे, ठीक है, उनको यानी कि उनको किसी तरह से लिफ्ट अप करे। तो स्पेंसर का कहना है कि हर बंदे की अपनी कैपेबिलिटी है, उसको चाहिए कि वो उसको यूज़ करे। और जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का प्रिंसिपल है वो इस पर अप्लाई होगा कि अगर तो वो फिट है तो वो सर्वाइव खुद ही कर जाएगा, अगर वो फिट नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह स्पेंसर डिनाउंस्ड ऑल सोर्स ऑफ स्टेट लिफ्ट पुअर, ये मैंने आपको बात कर दी कि गरीबों की किसी तरह से आपने मदद नहीं करनी। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बेसिकली ये इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ होगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जानता है कि उसके इंटरेस्ट में क्या है। तो अगर इंडिविजुअल वो काम नहीं कर रहा जिससे उसको बेनिफिट हो रहा है तो ये फिर उसकी अपनी गलती है, वो फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में नहीं आ रहा, वो फिर वीक है। तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर दौर के लिहाज से, वक्त के लिहाज से खुद ही मार खाएगा। तो स्पेंसर ने कहा कि स्टेट का काम ये नहीं है कि वो लोगों की पर्सनल लाइफ में या पब्लिक वर्क्स करे, कंस्ट्रक्शन करे, इस तरह के काम। उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल्स को पता है कि उन्होंने कितने स्कूल बनाने हैं, कितने अस्पताल बनाने हैं, सड़कें कैसे बनानी है या क्या करना है। तो चूँकि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, वो रैशनल है, उन सबको ये पता है ये क्या करना है। तो स्टेट का सिर्फ काम ये है कि वो वायलेंस को अवॉइड करे, इस चीज़ में अपना रोल अदा करे, इसके अलावा वो कुछ ना करे। तो यहाँ से जो चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी हमने देखी, उसके बाद आदम स्मिथ, फिर मिल थ्योरी और हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ से हमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है इंडिविजुअलिज्म का, कि जिसमें हमें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक तरफ इंडिविजुअल है और दूसरी तरफ स्टेट है। तो इसके बीच में हमें एक डिबेट नज़र आती है कि स्टेट का रोल हमने कम से कम रखना है और इंडिविजुअल का अपना जो रोल है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि इन सारी चीज़ों से जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म है वो क्या निकलते हैं। अब ये सारे के सारे जो मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स लिखे हैं ये वही हैं जिनकी पीछे बात हो चुकी है। तो यहाँ पे हम उसको रिवाइज़ करते हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल ये सामने आया कि पर्सनल ऑटोनॉमी, यानी इंडिविजुअल पर्सनली ऑटोनोमस होगा, वो अपनी मर्ज़ी से जो उसकी सोच समझ है उसके मुताबिक जो उसका दिल करे वो करे। सेल्फ रिलायंस, वो अपने आप पर रिलायंस करेगा, वो स्टेट के ऊपर या स्टेट की एड के ऊपर रिलायंस नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ चॉइस, उसकी अपनी चॉइस है, जिस तरह वो जाना चाहे जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, आप भी समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल हमें एक इंडिविजुअलिज्म की तरफ टेंडेंसी मिलती है कि पर्सनल ऑटोनॉमी है, सेल्फ रिलायंस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे यहाँ पे। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल हो गया इंडिविजुअलिज्म का। नंबर 2, स्टेट इज़ नेसेसरी इवल। अब पीछे हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, ये सारी थ्योरीज हमने देखी हैं, सब में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सब ने कहा कि स्टेट का रोल कम से कम रखें और जो इंडिविजुअल है उस पर आप फोकस ज़्यादा करें। और स्टेट का रोल जिसने भी बताया वो यही बताया कि इसका काम है कि ये क्राइम को ख़त्म करे, जो जस्टिस है इसको कायम करे और जो कंपटीशन है उसको इंश्योर करे, यानी फेयर कंपटीशन, कि सबको कम्पीट करने के बराबर के मौके मिले कि वो एक दूसरे से कम्पीट कर सके।
तो इस वजह से जो स्टेट है ये नेसेसरी इवल है, स्टेट के बगैर गुजारा भी नहीं है। अगर स्टेट ना हो तो अगर कोई क्राइम करता है, यानी कोई बंदा किसी को कत्ल कर देता है या कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो फिर जस्टिस कौन इंश्योर करेगा? ठीक है, कहाँ से जज लाएंगे, कहाँ से पुलिस आएगी? ठीक है, फेयर कंपटीशन कौन इंश्योर करेगा? तो स्टेट चाहिए। इंडिविजुअलिस्ट ये कहते हैं कि स्टेट चाहिए, लेकिन उसका रोल कम से कम होना चाहिए, और वो रोल क्या है? वो रोल यही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिहाजा इंडिविजुअलिज्म का दूसरा प्रिंसिपल है कि स्टेट इज़ नेसेसरी इवल, है तो चाहिए तो सही, लेकिन रोल कम से कम हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फंक्शंस ऑफ स्टेट आर लिमिटेड। ये वही ऊपर वाली बात आ गई कि स्टेट चाहिए लेकिन उसके जो फंक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट टू प्रमोट इंडिविजुअल हैप्पीनेस और कॉमन गुड। ये बेसिकली अरिस्टोटल का आर्गूमेंट था। अरिस्टोटल का ये कहना था कि जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है टू प्रमोट इंडिविजुअल हैप्पीनेस और कॉमन गुड, लेकिन जो इंडिविजुअलिज्म है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। इंडिविजुअलिज्म कहता है, या इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं कि जो स्टेट है उसका काम ये नहीं है कि वो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को या कॉमन गुड को प्रमोट करें। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल को पता है कि उसकी कॉमन गुड क्या है, उसकी हैप्पीनेस क्या है, उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, लिहाजा वो खुद ही उसको पूरा कर लेगा। स्टेट का ये काम नहीं है। स्टेट का काम है कि वो क्राइम को, जस्टिस को, कंपटीशन को, इन सारी चीज़ों को, यानी इस चीज़ को ख़त्म करे और बाकी चीज़ों को इंश्योर करे। ठीक हो गया। इसी तरह ओनली दिस वे इंडिविजुअल विल इंजॉय ट्रू लिबर्टी। वो कह रहे हैं सिर्फ इसी तरीके से कि स्टेट का रोल इंडिविजुअल की लाइफ में कम हो तो आप जो है इंडिविजुअल लिबर्टी को इंश्योर कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है द इंडिविजुअल इज़ द एंड, द स्टेट इज़ द मीन। यानी जो स्टेट है ये ज़रिया है, जो इंडिविजुअल है ये एंड है, यानी ये मकसद है जिसको आपने परस्यू करना है। यानी कि इंडिविजुअल की हैप्पीनेस के लिए आप स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, स्टेट की परफेक्शन के लिए आप इंडिविजुअल को यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें हम कहते हैं कि द स्टेट इज़ द एंड, द इंडिविजुअल इज़ द मीन। तो ये नहीं है जिस तरह फाशिज्म में या नाजीज़म में होता है, जिसमें आप मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्टेट के लिए आप जो इंडिविजुअल है उसकी जान भी ले सकते हैं, यानी स्टेट के लिए जो कुछ भी करना पड़े इंडिविजुअल को वो करना पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअलिज्म इसके उलट है। इंडिविजुअलिज्म कहता है कि स्टेट इज़ द मीन, स्टेट वो जरिया है जिसके ज़रिए जो इंडिविजुअल की परफेक्शन है वो आपने हासिल करनी है। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह पाँचवें नंबर पे इंडिविजुअल हैज़ फुल लिबर्टी एंड राइट्स टू लिव एज ही थिंक्स बेस्ट। तो जिस तरह इंडिविजुअल समझता है कि उसकी लाइफ गुजरनी चाहिए उस तरह वो गुजार सकता है। स्टेट उसको नहीं बताएगी कि आपने अपनी लाइफ इस तरह से गुजारनी है, आपने ये कपड़े पहनने हैं, इस कलर के पहनने हैं, या आपने इस तरह की सोच रखनी है, या आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। तो जो इंडिविजुअल है उसको पता है हैज़ फुल लिबर्टी एंड राइट्स टू लिव एज ही थिंक्स बेस्ट। जैसे आपको सही लगता है आप अपनी लाइफ गुजारें, जैसे मुझे सही लगता है वैसे मैं अपनी लाइफ गुजारूंगा। ठीक हो गया। इसी तरह ही इज़ बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट्स। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट में क्या है मुझे पता है कि वो क्या है। नो स्टेट रेगुलेशन पब्लिक लाइफ। ठीक है, वही बातें जिस तरह मैंने आपको की, यानी फ़र्ज़ करें स्टेट मुझे आके ये नहीं कह सकती कि आपने ये वीडियो बनानी है या ये वीडियो नहीं बनानी, ना स्टेट आपको ये कह सकती कि आपने ये वीडियो देखनी है या ये नहीं देखनी, या ये शो देखना या ये नहीं देखना, या ये कपड़े पहनने वगैरह वगैरह, या आपने ये किताब पढ़नी है ये किताब नहीं पढ़नी। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो स्टेट की रेगुलेशन है वो नहीं होनी चाहिए पब्लिक लाइफ में। इंडिविजुअल को पता है कि उसके इंटरेस्ट में क्या है। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली हमने पीछे वाली बातों से ही अखज़ किए हैं, जो कि इंडिविजुअलिज़म के बारे में हमारे सामने आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इंडिविजुअलिज़म में और कैपिटलिज़म में क्या रिलेशन है। अब जो इंडिविजुअलिज़म है और जो कैपिटलिज़म है इसमें काफ़ी गहरा ताल्लुक है। ठीक है, अब इस पे एक मुकम्मल अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये यानी कि मैं इंडिविजुअलिज़म में आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इससे वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इंडिविजुअलिज़म में हमने देखा कि जो इंडिविजुअल है उस पर फोकस है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक जो काम करना चाहे अपनी सोच समझ के मुताबिक वो करेगा। और कैपिटलिज़म में हम जानते हैं कि ये सरमायादारी निज़ाम होता है, जिसमें एक बंदा होता है, उसके पास एसेट होते हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। पहले वो ज़मीन होता था, आज के दौर में वो इंडस्ट्री है या पैसा है। तो वो बंदा उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसमें कुछ वर्कर्स आते हैं, वो काम करते हैं और फिर उसे प्रॉफिट हासिल होता है, और उस प्रॉफिट को वो दोबारा री इन्वेस्ट करता है, और इसी तरह उसका एक निज़ाम चलता है। अब इंडिविजुअलिज़म का और इस कैपिटलिज़म का आपस में क्या रिलेशन है उसको हम देखते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें मैं मोटरसाइकिल बनाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं उसका प्राइवेट ओनर हूँ। अब फ्री एंड वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट। अब इस फैक्ट्री में ज़ाहिर सी बात है मैं तो नहीं काम कर रहा, ना ही मैं सारे मोटरसाइकिल के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको जोड़ रहा हूँ कि इसके सारे स्पेयर पार्ट्स जुड़ के एक मोटरसाइकिल तैयार होगी। ठीक है, अब उसमें लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब वो जो वर्कर्स हैं, अब इंडिविजुअलिज़म इसमें आ गया, फ्री एंड वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट। इंडिविजुअलिज़म ये कहता है कि हर वर्कर को ये पता है कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, इसी तरह प्राइवेट ओनर के दरमियान और इंडिविजुअल के दरमियान ये मसला होना चाहिए कि फ़र्ज़ करें एक वर्कर आया मेरी फैक्ट्री में, तो मैंने उसकी तनख्वाह फ़िक्स की है कि उसको मिलेंगे 30,000। ठीक है, अब जो इंडिविजुअलिज़म है ये कहता है कि स्टेट इस चीज़ में इंटरफेयर
इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी स्टेट ये नहीं कहेगी कि कम से कम तनख्वाह 40,000 हो या कम से कम तनख्वाह 50,000 हो वगैरह वगैरह। सिमिलरली जो कैपिटलिज्म है वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि स्टेट का काम नहीं है कि वो इस बात का तयन करे कि कम से कम तनख्वाह कितनी होगी। वो कहते हैं कि ये एक फ्री कॉन्ट्रैक्ट है एंड वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो वर्कर है वो मेरी फैक्ट्री में अपनी मर्ज़ी से आया है। अब जो ओनर है उसके दरमियान और जो वर्कर है उसके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक वॉलंटरली बेस की बुनियाद पर हुआ है, ठीक है। अब वो जितना भी फिक्स है, चाहे मैं 30,000 पे उसको राज़ी कर लूँ, चाहे वो मेरे साथ 20 पे राज़ी हो जाए, चाहे वो मेरे पास 10,000 पे राज़ी हो जाए, ये मेरा यानी कि ओनर का और जो वर्कर है उसका आपस का मामला है। तो इस तरह से हम एक कैपिटलिज्म में और इंडिविजुअलिज्म में एक ताल्लुक देखते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, तो ज़ाहिर सी बात है जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है ये प्रॉफिट पे काम करता है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया। इसमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू आती है, यानी इस फैक्ट्री में जो भी काम होगा वो मैं नहीं करूँगा, सारे के सारे मोटरसाइकिल मैं नहीं बनाऊँगा, चाहे मैं एक भी ना बनाऊँ। अब इसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारा का सारा उसे करेंगे। अब उसमें जो प्रॉफिट होगा, जो सरप्लस वैल्यू होगी वो सारा मेरा होगा, और जो 30,000 20,000 या 10,000 जो भी मेरा उनके साथ एक मुआहदा हो गया वो तनख्वाह उनको मिलती रहेगी। इसी तरह वर्कर्स ओनली लेबर देयर इकोनॉमिक सोर्स, इनका जो इकोनॉमिक सोर्स है वो उनकी लेबर है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और मेरी फैक्ट्री में आके ये जो वर्कर्स हैं ये अपनी जो लेबर है उसको सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर ये इंडिविजुअलिज्म आ गया कि अब स्टेट बीच में इंटरफेयर नहीं कर रही कि आप इसकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं या आप इसको कम तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इंडिविजुअलिज्म कहता है कि स्टेट ने बीच में नहीं बोलना, ठीक है। और सिमिलरली कैपिटलिज्म भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि वो कहता है कि आप ये ना कहें कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। वो कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं कि वर्कर अपनी मर्ज़ी से इस फैक्ट्री में आया और उसकी जो तनख्वाह है वो उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दी जा रही है। लेबर एज कमोडिटी, वो ऐसी है जैसे उसकी कमोडिटी है। जिस तरह मोबाइल फ़ोन एक कमोडिटी है जो कि आप बाज़ार में जाके परचेज़ कर लेते हैं, लैपटॉप एक कमोडिटी है, इसी तरह पेंसिल एक कमोडिटी है। तो इसी तरह जो मज़दूर की लेबर है वो भी एक कमोडिटी है। आप मार्केट में जाएँ, आप उसको परचेज़ कर लें। एक्सप्लॉयटेटिव क्लास सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। एक तरफ रिच होते हैं, एक तरफ पुअर होते हैं, जिसको हम हैव्स और हैव्स नॉट में कहते हैं। और जो हैव्स वाले होते हैं वो एलीट होते हैं, जिनके पास सरमाया होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो वर्किंग क्लास होती है। तो मैंने आपको ये बड़ा जल्दी में बताया, ठीक है। बेसिकली मेन आर्गूमेंट मेरा, मैंने आपको बताया कि मेन आर्गूमेंट ये है जो यहाँ पर बात हुई है, फ्री एंड वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इंडिविजुअलिज्म भी आ जाता है और कैपिटलिज्म भी आ जाता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, जो वर्कर में और इंडिविजुअल में कीमत तय हो गई है वो उसको महीनावार तनख्वाह उसे मिल जाएगी। सिमिलरली जो प्रोडक्ट इस फैक्ट्री में बन रही है, फ़र्ज़ करें एक मोटरसाइकिल मैंने तैयार की है, अब उसकी प्राइस भी मैंने सेट करनी है अपनी मर्ज़ी से। वो भी स्टेट इस बात का फ़ैसला नहीं करेगी कि कम से कम मैक्सिमम प्राइस इस मोटरसाइकिल की इतनी होनी चाहिए। अब मैं मार्केट में देखूंगा कि बाकी दूसरे सरमायादार कैसी मोटरसाइकिल बना रहे हैं, उसके मुताबिक फिर इसकी जो प्राइस है उसको एडजस्ट करके मैं बेच दूंगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो इंडिविजुअलिज्म का निज़ाम होता है और जो कैपिटलिज्म का निज़ाम होता है, दोनों ये स्टेट की इंटरवेंशन के ख़िलाफ़ हैं। ये हमेशा फ्री मार्केट की, यानी जो कैपिटलिज्म है ये हमेशा फ्री मार्केट की बात करता है जिसमें स्टेट का रोल कम से कम हो। और इंडिविजुअलिज्म के बारे में हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये भी स्टेट का रोल कम से कम देखते हैं। तो यहाँ से हमें इनमें एक कॉमन चीज़ नज़र आती है। तो ये था बेसिकली इंडिविजुअलिज्म के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आया होगा। पॉलिटिकल साइंस के बाकी कॉन्सेप्ट्स, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इसी तरह जो थ्योरीज़ हैं, सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़, रियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, इसी तरह वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट के हवाले से अगर आप जानना चाहें तो मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।